नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आप सभी फ़ेसबुक चलाते हैं, कई लोग फ़ेसबुक लाइव भी करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप फ़ेसबुक लाइव अपने किसी जानने वाले के साथ कर रहे हैं और वही जानने वाला उठकर आपका लाइव जब तक फ़ेसबुक का खत्म होता है और वो व्यक्ति आपको गोली मार देता है। ये मैं एक सिचुएशन नहीं बता रही हूँ, ये असलियत में हुआ है। कल मुंबई में देर रात शाम का वाकया था जब अभिषेक घोसालकर जो कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट के एक कॉर्पोरेटर थे, महज 40 साल की उम्र थी उनकी और वो मॉरिस नोरोना नाम का एक व्यक्ति था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने कोविड-19 के समय में बहुत सारे लोगों की मदद की। वो एक पोकर प्लेयर है यानी कि जुआ वगैरह खेलने के लिए माना जाता था, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव था। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अभी आने वाले बीएमसी के चुनाव में टिकट चाहता था। लेकिन अभिषेक गोसालकर जो कि कॉर्पोरेटर था, उसके साथ उसकी दुश्मनी थी। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मॉरिस नोरोना और अभिषेक गोसालकर साथ में आए। मुंबई का जो बोरिवली ईस्ट का जो इलाका है, वहाँ की आईसी कॉलोनी में मॉरिस नोरोना का ऑफिस था और उस ऑफिस के अंदर दोनों ने ये कहा कि अब हम लोग मिलकर बैठकर काम करेंगे और उस फेसबुक लाइव का उद्देश्य यही था कि लोगों को बताना कि अब हम साथ आ गए हैं, यानी कि मॉरिस नोरोना और अभिषेक गोसालकर अब साथ काम करेंगे। तो उस साथ काम करने को लेकर अभिषेक गोसालकर जब फेसबुक लाइव में ये बता रहे थे कि भाई हमारे पहले के डिफरेंसेस थे और अब हम साथ काम करेंगे और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई हमारे बहुत सारे समर्थक हैं जो कि बाहर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब मैं उठूंगा। जैसे ही वो उठते हैं यानी कि अभिषेक गोसालकर जैसे ही उठे उसी तरफ जो मॉरिस नोरोना थोड़ी देर पहले फेसबुक लाइव से हट चुके थे उन्होंने गोली मारी और मॉरिस नोरोना ने अपने आप को खुद भी गोली मार लिया। अब ये एक रहस्य की बात है कि आखिर मॉरिस नोरोना ने अपने आप को गोली क्यों मारी, ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। इसमें 2 एफआईआर्स फाइल की गई हैं। एक मॉरिस नोरोना का केस है और दूसरा जो अभिषेक गोसालकर का है। जैसे ही उनको गोली लगी और ये बताया जा रहा है कि 15 सेकंड में 5 गोलियां अभिषेक गोसालकर पर दागी गई थी और वो लाइव मर्डर सबने देखा और वो विजुअल इतना डिस्टर्बिंग है कि आपके लिए मैं उसको प्ले नहीं कर सकती हूं, लेकिन जिस तरीके से इस समय तमाम वो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है तो आप ये सोचेंगे कि मुंबई में आखिर वहां की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। कुछ और डिटेल्स जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जब मॉरिस नोरोना ने गोली दागी है अभिषेक का गोसालकर के ऊपर, तो उस समय वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसका नाम था मेहुल पारिक और उसको मुंबई की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार भी किया है। अब ये भी हो सकता है कि मेहुल पारिक को पता हो कि मॉरिस नोरोना उसको क्यों मारने जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस मर्डर का राज मेहुल पारिक खोल सके। लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आ रही है और जो सूचना के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि मॉरिस नोरोना बीएमसी के चुनाव के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन अभिषेक गोसालकर ने उसका विरोध किया था। इसके अलावा मॉरिस नोरोना पर ऑलरेडी एक रेप का केस चल रहा था, तो मॉरिस नोरोना को शायद ये लगा और जो उसके जानने वाले हैं और जो उसके ग्रुप के लोग थे, उन्होंने मुंबई के कई पत्रकारों को ये बताया है कि मॉरिस नोरोना को ये लगता था कि जो भी कानूनी दांवपेच और कानूनी दिक्कतें जो मॉरिस नोरोना के लिए खड़ी हुई हैं, वो अभिषेक गोसालकर ने खड़ी की हैं। तो ये आपस की दुश्मनी का स्रोत था और यही कारण था कि उनमें आपस में दुश्मनी बनी। लेकिन साथ में वो आए चुनाव के ज़रिए, राजनीतिक कारणों के ज़रिए, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर 2 गुटों का मामला है। एक क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके कॉर्पोरेटर थे अभिषेक गोसालकर। अभिषेक गोसालकर के जो पिताजी हैं, वो भी एमएलए थे, विनोद गोसालकर जिनका नाम है, बहुत नामी-गिरामी नेता मुंबई के वो माने जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये आरोप लग रहा है कि एकनाथ शिंदे का हाथ है इस पूरे खेल में, जिसको लेकर अभी संजय राउत जो कि शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया है कि देखिए गुंडा राज और माफिया राज इस समय चल रहा है और संजय राउत ने तो ये जब पूछ लिया कि अब मोदी जी और शाह जी की ईडी और सीबीआई कहां गई है और इस तरीके की कानून व्यवस्था जो उथल-पुथल हो गई है, आज उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही ठहरा दिया है। ये कहना है संजय राउत का। लेकिन अभी इस पूरे केस में बहुत सारी
लेयर्स हैं। और लेयर्स मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी भी इसको लेकर काफी पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। मॉरिस नोरोना क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब इसको एक कम्युनल एंगल भी दिया जाएगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो एक इसका कम्युनल एंगल है कि इसको क्रिश्चियन बनाम हिंदू की लड़ाई में दिखाया जाए, और दूसरा है जो कि एक राजनीतिक लड़ाई है शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के गुट की। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज को लेकर अब राजनीति गर्म होगी। और ये पूरा मर्डर केस कब हुआ है? ठीक एक हफ्ते पहले, अगर आप याद करें, तो बीजेपी के ही एक एमएलए ने एकनाथ शिंदे फैक्शन के जो नेता थे, एमएलए इनफैक्ट महेश गायकवाड़, उनका भी दिन दहाड़े इसी तरीके से उनको गोली मारी गई थी। तो अगर एक हफ्ते के अंतराल पर इस तरीके से गोली मारी जा रही है, लोगों की हत्या करी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आज गंभीर सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे का एक स्टेटमेंट आया है, और आदित्य ठाकरे ने कहा है कि आखिर ये जो कानून व्यवस्था की हालत है, इसको हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, और अगर यही हालत रही तो फिर किसी भी इंडस्ट्री का मुंबई में आकर काम करना या किसी भी इंडस्ट्री को खड़ी करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये एक राजनीतिक मामला तो बन ही गया है, साथ में कानून व्यवस्था की धज्जियां किस तरीके से इस समय एकनाथ शिंदे के सरकार में खड़ी हो रही है, और इसमें काफी जवाब देना पड़ेगा एकनाथ शिंदे को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और तीसरी तरफ मॉरिस नोरोना का इंटेंशन क्या था? मॉरिस नोरोना ने आखिर क्यों प्लान किया? क्या ये प्लान्ड मर्डर था? इस मर्डर के बारे में क्या मेहुल पारिक को जानकारी थी, जो कि अब गिरफ्तार हो गए हैं? ये सारे जो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इसका हमें जवाब सीधा सीधा मिलेगा। लेकिन अभिषेक गोसालकर को शायद पता नहीं था कि उन्हीं के बगल में उनकी मौत बैठी हुई है, और इस तरीके से उनकी मौत को लोग वायरल वीडियो के जरिए देखेंगे। 40 साल की उम्र थी अभिषेक गोसालकर की, और उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में भी कहा था कि देखिए, अभी तो बहुत काम करना है, हमें लोगों को साड़ियां बांटनी है, हमें आईसी कॉलोनी के विकास के लिए बहुत सारा काम करना है। इस तरह तमाम तरीके की बातें, अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए तो फेसबुक पर वो वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दिल दहलाने वाला वो वीडियो है, जिस तरीके से वो फेसबुक पर बोलते हैं और तुरंत उनको गोली लगती है। तो 15 सेकंड में 5 गोलियां, उसके बाद जब तक उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तब तक उन अभिषेक गोसालकर ने दम तोड़ दिया था। लेकिन ये अभी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर मॉरिस नोरोना ने आत्महत्या क्यों की? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो अब बीएमसी का चुनाव है, लोग ये कह रहे हैं कि बीएमसी के जो चुनाव में ये चीजें भारी पड़ सकती हैं एकनाथ शिंदे के लिए। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बीएमसी का चुनाव है, उसके बाद ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा। अभी लोकसभा के चुनाव है, तो ये एक मर्डर है जिसका कि एक राजनीतिक एंगल तो है ही, लेकिन साथ में इसको कम्युनली भी राजनीतिक दल इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गंभीर सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं, और एक हफ्ते के अंतराल पर इस तरीके से अगर 2 मर्डर्स हो जाएं, तो फिर एकनाथ शिंदे को तो बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे। तो ये सनसनीखेज मर्डर जो अभिषेक गोसालकर का हुआ है, आइए इसके पीछे का रहस्य क्या है, कौन वो लोग थे, आखिर क्या ये लंबी चलती हुई एक लड़ाई है? हमारे साथ इस समय मुंबई के बहुत जाने माने पत्रकार वाहिद अली जुड़ रहे हैं, और वाहिद अली बहुत क्लोजली मुंबई की राजनीति, वहां की जो क्राइम से जुड़ी हुई खबरें हैं, उनको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। वाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और जो पहला सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहले तो मॉरिस नोरोना और अभिषेक गोसालकर दुश्मनी के बावजूद साथ में आए, और फिर उस फेसबुक लाइव के दौरान ही उनको गोली मार दी गई? ये माजरा क्या है पूरा? देखिए नीतू जी, मॉरिस और अभिषेक की जो दुश्मनी है वो छुपी नहीं है। वो पूरे इलाके में, अगर बोरीवली इलाके या दहिसर की बात करें तो सब जानते हैं कि मॉरिस और अभिषेक बहुत एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। उसकी वजह मैं बताता हूं कि कुछ साल पहले जब लॉस एंजलिस से मॉरिस भारत आया, उसके खिलाफ लुकआउट निकला हुआ था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने एक्सटॉर्शन, उसने रेप करने की कोशिश और उसने चीटिंग की है तकरीबन 80 लाख रुपए की। तो मॉरिस को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। मॉरिस को कहीं ना कहीं पता चलता है कि इसके पूरे पीछे, इस पूरे कवायद के पीछे, उसके गिरफ्तार होने के पीछे अभिषेक का हाथ है। तो ये दुश्मनी वहां से शुरू होती है। मॉरिस एक बहुत एम्बिशियस व्यक्ति था, अपने आप को व्यवसायिक बताता था, अपने आप को व्यापारी बताता था, लेकिन कोविड के दौरान मीडिया की नजर में आया
क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए हुए थे यहाँ पर बोरीवली में, दहिसर में, तो मीडिया की नजर में आया, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपना जो किस्मत है वो पॉलिटिक्स में अपनाई जाए। तो वो अभिषेक का एक प्रतिद्वंदी बनकर आया, एक ऑपोजिशन बन के आया। अभिषेक के साथ उसकी कई मसलों पर नोक-झोंक, लड़ाई झगड़ा, मारामारी तक कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है और काफी नाइत्तेफाकी होती रही है 2022 से लेकर अब तक। लेकिन अब जब अभिषेक के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज की बात की, अभिषेक एक बहुत अच्छी रेपुटेड फैमिली से आते हैं। उनके फादर 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 2009, 2014 में वो शिवसेना के गद्दावर नेताओं में से आते हैं। उनकी खुद की पत्नी अभिषेक की कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं। अभिषेक खुद एक कॉर्पोरेटर थे। तो अब हालांकि उद्धव ठाकरे और शिंदे के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने जाना सही समझा। तो ये जो मॉरिस है ये उनके पास जाता है प्रस्ताव लेकर कि क्यों ना हम एक हो जाएं। इससे आईसीसी कॉलोनी जो है, आईसी कॉलोनी बोरीवली में है, उसका अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा। तो अभिषेक गोसालकर जाते हैं उनके ऑफिस में, बैठते हैं, बातचीत होती है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है तकरीबन 7:20-22 में। 5-6 मिनट तक लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है, जिसमें जो मॉरिस है वो पहले आके बोलता है कि लोगों को जरूर अचानक बुरा लगेगा, कई लोगों को खराब भी लगेगा कि हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और हम दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, ये अभिषेक भी कहते हैं। अचानक मॉरिस उस ब्रॉडकास्टिंग से उठता है, और ये अभिषेक बात करते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग में फेसबुक में और कहते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूं ये आईसीसी कॉलोनी के भलाई के लिए कर रहा हूं, हम दोनों के बीच की जो ना इत्तेफाकी है वो खत्म हो गई है, तो चलिए कुछ भला करते हैं समाज के लिए, और समाज की भलाई के लिए हम ऐसा करते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही वो उठते हैं, उनके सीने पे 2 गोली दाग दी जाती है। कौन दागता है? मॉरिस दागता है। हालांकि उसके बाद क्षमा चाहूंगा, हालांकि पता ये चला है कि उसके बाद मॉरिस खुद अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया उसने, लेकिन ये बात अभी तक पुख्ता तौर पे नहीं, लेकिन मॉरिस की डेड बॉडी वहां पर मिली है। अभिषेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर काफी जद्दोजहद के बाद लेकिन वाहिद, डॉक्टरों। मैं ये आपसे जी। ये समझना चाहती हूँ कि ये तो घटनाक्रम सबको पता है कि कैसे हुआ, फेसबुक लाइव हुआ, उसके दौरान ये मर्डर हुआ। लेकिन अब जो राजनीतिक कहानी है, पहले मैं वो समझना चाहती हूँ कि क्या ये सही बात है कि मॉरिस नोरोन्ना बीएमसी के चुनाव को कॉन्टेस्ट करना चाहते थे और शायद उनके टिकट मिलने पर ये खबरें मैंने कहीं कहीं पढ़ी है कि अभिषेक गोसालकर शायद इस चीज पर विरोध जता रहे थे। क्या वो भी एक वजह है? ना ना ना, देखिए मॉरिस जो है वो उद्धव ठाकरे के ग्रुप में आ ही नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी वहां के जो प्रतिद्वंदी है अभिषेक गोसालकर, उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है वहां पर। मॉरिस कहा यह जा रहा है, ट्वीटों की अगर हम भरोसा करें, ट्विटर की, तो जो राजनीतिक यहाँ के जो लोग हैं, राजनीतिक गलियारे हैं, संजय राउत है, वो ट्वीट जरूर कर रहे हैं कि मॉरिस की जो मीटिंग है वो वर्षा बंगलो में सीएम एकनाथ शिंदे के साथ 4 दिन पहले हुई और मॉरिस को न्योता की दिया गया कि तुम शिवसेना एकनाथ गुट को चुन लो। ऐसी जानकारी मैं नहीं दे रहा, ऐसी जानकारी ट्विटर से कुछ संजय राउत जैसे पॉलिटिशियन दे रहे हैं। तो मॉरिस का एक तरह से वहां पर यह हो गया था कि लोगों का जो परसेप्शन है कि हो सकता है कि मॉरिस उसकी प्रतिद्वंदी बनकर आ रहा था और मॉरिस उसके ऑपोजिशन में आ रहा था। लेकिन ये जो दहिसर और बोरीवली का जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई पार्षद चुन के आते हैं जिनको हम नगर सेवक कहते हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि उसकी लालच देकर ये दोनों एक हो रहे हो और उसी बीच इसने अपनी पुरानी दुश्मनी को निकालते हुए इस तरह का हमला किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकल एंगल जरूर आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ट्वीट कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने जो इंस्टाग्राम हैंडल, ऑफिशियल हैंडल, उसके तहत बताया है कि आज एकनाथ शिंदे का जो जो रिलेशन है वो गुंडों के साथ है, एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ है, रेपिस्ट लोगों के साथ है। तो इस तरह की महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो तो शुरू से चलती आई है। आज ये आरोप लगा रहे हैं, कल वो आरोप लगाएंगे, लेकिन आरोप सिद्ध करना एक अलग बात हो जाती है। जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आज आरोपों का दौर जरूर शुरू हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा नीतू जी कि 2 दिन पहले क्या हुआ, बीजेपी एमएलए ने फायर कर दिया इनके ऊपर, एनसीपी के वालों के ऊपर। तो ये चीजें जो चल रही हैं, ये आने वाले चुनाव में इसका परिणाम हमें जरूर देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन आज क्या गंभीर सवाल एकनाथ शिंदे की कानून व्यवस्था पर नहीं है? ठीक है, राजनीति तो अलग है। संजय राउत ने तो ये भी कहा है कि देखिए इसमें तो एकनाथ शिंदे का ही हाथ हो सकता है कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा करवाया हो। अब ये तो राजनीति का मसला है, लेकिन आज कितने गंभीर सवाल एकनाथ शिंदे के ऊपर खड़े होते हैं कि वो कानून व्यवस्था को मैनेज नहीं कर पा रहे। देखिए, इत्तेफाक से मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे जी का जन्मदिन भी आ रहा है कल, 10 तारीख को वो उनके हैप्पी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे के दिन काफी बड़े-बड़े राजनेता जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं महाराष्ट्र के।
तो इस तरह का एपिसोड हो जाना बहुत बड़ा सवाल निशान है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। हालांकि मुंबई पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है मेहुल, उसको डिटेन करके रखा हुआ है और उससे जानकारी हासिल करने की मेहुल कोशिश कर पारेख। रही है। जी, हाँ, एक कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये पूरे एपिसोड के पीछे वजह क्या है। लेकिन मेहुल भी कुछ बोल नहीं रहा है, कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, जो मेरी जानकारी मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिल रही है। लेकिन मेहुल नहीं, को गिरफ्तार लेकिन एक होना। चीज़ जो आपसे जानना चाहती हूँ, जो कि उस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कि अगर मेहुल पारेख को उस जगह से गिरफ्तार किया गया है, तो क्या मेहुल पारेख को इस मर्डर के प्लान के बारे में पता था? मेहुल पारेख का रिश्ता अभिषेक गोसालकर और मॉरिस नोरोना के साथ क्या है? वो क्या एक देखिए, कॉमन फ्रेंड है दोनों के बीच? मेहुल पारेख जो है वो मॉरिस का बंदा है, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है पुख्ता से। मेहुल और अभिषेक को मिलाने में मेहुल का बहुत अभिषेक और मॉरिस को मिलाने में मेहुल का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा मालूम है। इस मीटिंग को उसने ही अंजाम दिया और प्लेस और जहां पे ये मीटिंग होना है उसकी पूरी जानकारी अभिषेक को उसने ही दी, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। लेकिन पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते। मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई आरोप उस पर नहीं लगाया है, सिर्फ डिटेन किया हुआ है उसको। लेकिन इतना जरूर कह सकते कि मॉरिस और अभिषेक के बीच में जो ब्रिज था उसका काम इस मेहुल ने किया है। और मेहुल के पास बहुत सारी जानकारियां हो सकती है कि किस वजह से ये हुआ, क्या हुआ। लेकिन यहाँ की राजनीति अगर देखें तो राजनीतिकों का साफ कहना है कि भाई यहाँ की पुलिस पर उनको अब भरोसा नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्षम है नीतू जी। देखिए, इस तरह की वारदातें होती हैं और ये अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं जो आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने जब ये खबर देखी, मेरे पास जब ये वीडियो आया, तो एक सेकंड के लिए मेरे भी होश उड़ गए कि मुंबई जैसे शहर में इस तरह की वारदातों का होना बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, ये 90s में जरूर देखने को मिलता था, जब अंडरवर्ल्ड का दौर था यहाँ पे, कि किसी की बिल्डर के ऑफिस में जाके किसी ने फायर कर दी और कोई बिल्डर को मार दिया। मुझे लेकिन तो गुलशन कुमार का मर्डर याद है, जिस तरीके से बट उनका दैट इज अगेन ऑन 90s। मतलब जब अबू हाँ, सालिम ने इस तरह की वारदात की थी, दैट वाज ऑन 90s। आज ये 2 डेकेड हो गए जब मुंबई पुलिस ने मुंबई को बिल्कुल कस के पकड़ कर रखा है। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज बिल्कुल टोटली डिफरेंट। ये आप हिंदुस्तान के अलग प्रांतों को ले लें और हिंदुस्तान में से मुंबई पुलिस को ले लें तो बहुत अलग तरह के काम करती है मुंबई पुलिस। और यहाँ पे लेकिन मैं एक चीज बता दूं। और है ताहिर, कि राजनीतिक एंगल तो एक है, लेकिन अब क्योंकि मॉरिस नोरोना क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, तो क्या इसमें एक कम्युनल एंगल भी अब राजनीतिक दल निकालने की कोशिश करेंगे? क्रिश्चियन बनाम हिंदू का नैरेटिव क्या इसमें बनने की आसार आपको दिखते हैं? बिल्कुल, यही आसार की वजह से कल वहां पे बहुत ज्यादा पुलिस की तादाद को डिप्लॉय किया गया, वहां पे बहुत ज्यादा पुलिस को लगाया गया, क्योंकि मॉरिस एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं और ऐसे कम्युनिटी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं जो कि बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे हो सकता है, कल मैं बिल्कुल इस बारे में पुख्ता नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है जो खबरें हमारे लोग हमें वहां पे दे रहे हैं कि यहाँ पे कम्युनल टेंशन जरूर हो सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस के हमारे लोगों से बातचीत, उनका कहना है कि उन्होंने पर्याप्त तौर पर वहां पे डिप्लॉय कर दिया है पुलिस वालों को, और वहां पे ऐसे कोई टेंशन को एक्सकेलेरेट होने नहीं देंगे वो, और पूरी तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन ये जो मॉरिस ने जो किया है, इसकी छानबीन करना बहुत जरूरी है और बहुत दुखदाई है। देखिए, अभिषेक गोसालकर एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली से, प्रोमिनेंट उनका मास लीडर है वो वहां पे, और इस तरह की वारदात का सामने आना लोगों को प्रोवोक किया कर सकता है। लेकिन वो लोगों को शांत करने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी आह्वान किया है, उनके नेता और जो लोकल लीडर्स हैं वहां के, वो भी लगातार लोगों के संपर्क में है वहां पर। नहीं, लेकिन जो बीएमसी का चुनाव है, अभी तो पता नहीं बीएमसी का चुनाव कब होगा, लेकिन अगर बीएमसी का चुनाव में एक शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का अगर इस तरीके से कॉर्पोरेटर को मार देना, क्या ये उद्धव ठाकरे के गुट के लिए एक बड़ा धक्का नहीं होगा जब भी बीएमसी के चुनाव होंगे तो? अब देखिए, बीएमसी में इसका फायदा कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट के तहत उद्धव ठाकरे को जरूर होगा, और यहां पर अभिषेक के परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य खड़ा होगा, ऐसा कहना अभी गलत नहीं होगा, और उसका पूरा फायदा अभिषेक को होगा। क्योंकि आप जानती हैं कि जब इस तरह की वारदात होती है तो उसका फायदा उसके परिवार को पहुंचता है। लेकिन अभिषेक बहुत यंग एज में चले गए। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको जानता था, काफी सुलझे हुए थे। जब मैं उनके फादर को 2009 2007 8 में कवर किया करता था, तब वो बहुत कम उम्र के व्यक्ति थे और एम्बिशियस थे, बहुत अच्छे, मतलब प्यार मोहब्बत की बात करने वाले लोग थे। लेकिन मुझे कल का इस एपिसोड से बहुत धक्का लगा कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेता, उभरता हुआ नेता महाराष्ट्र में और मुंबई ने खो दिया। चलिए, अब देखना होगा। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे जांच को अपने हाथ में रखा है और क्या कुछ होता है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि मेहुल पारेख हो सकता है कनेक्टिंग लिंक हो, उनको बहुत सारे राज पता हो। क्या मेहुल पारेख से क्राइम ब्रांच सच्चाई उगलवा पाएगी? क्या रहस्य था इस पूरे मर्डर का? हम देखेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच वाहिद अली फॉर ज्वाइनिंग, और इस थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम पर। थैंक यू।